प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से 12वां पाठ और अंतिम पाठ संस्कृति, जो कि एक निबंध है जिसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। तो आइए सर्वप्रथम लेखक और उनकी रचनाओं का परिचय जानते हैं, तत्पश्चात निबंध परिचय और फिर हम पाठ को पढ़ेंगे और अंत में हम सभी अभ्यास प्रश्न और परीक्षा के लिए जो उपयोगी प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे। आइए परिचय जानते हैं। भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म 1905 में तत्कालीन उस समय के पंजाब के अम्बाला ज़िले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी सेवी कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। भदंत आनंद कौशल्यायन जी की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, आहे, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुवादित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनशीलता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सहज सरल बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे हैं। अब हम जानते हैं यहाँ जो हमें संस्कृति निबंध दिया गया है उसके बारे में। संस्कृति, यह निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा अलग अलग। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। उनकी नज़र में, उनके दृष्टिकोण में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह ना तो सभ्यता कहला सकती और ना ही संस्कृति। अर्थात सभ्यता और संस्कृति शब्द में कल्याण शब्द जुड़ा हुआ है। बिना कल्याणकारी जो नहीं है, अकल्याणकारी जो है, वो सभ्यता और संस्कृति नहीं हो सकती। अब आइए हम पूरा निबंध विस्तृत रूप से और सरल भाषा में इसे समझने का प्रयास करते हैं। संस्कृति, लेखक कहते हैं कि जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं। पहला है सभ्यता और दूसरा है संस्कृति। इन्हीं दो शब्दों पर ये निबंध लिखा गया है। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, विशेषण वे शब्द होते हैं जो शब्द की विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं विशेषण। उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता, सभ्यता में भौतिक होता है बाहरी, बनावटी, और आध्यात्मिक सभ्यता। दो सभ्यताएं हमें यहाँ पर देखने को मिली, भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक। भौतिक से तात्पर्य है बाहरी, जिसमें मानव का हस्तक्षेप है। जो भी हमको वस्तुएं दिखाई दे रही हैं ये सब भौतिक हैं। आध्यात्मिक होता है आत्मा से संबंध रखने वाला, परमात्मा को जानने की प्रेरणा वाला। आत्मा परमात्मा की जो बात है, अंदर की जो बात है, वो आध्यात्मिक सभ्यता कहलाती है। तो जब इन दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ हमें समझ में आया रहता है, वह भी गलत सलत हो जाता है, गलत और सलत हो जाता है। गलत सलत यहाँ द्वंद्व समास है, गलत और सलत।
जैसे होता है चाय वाय, कपड़ा वपड़ा। यदि हम चाय वाय और कपड़ा वपड़ा, कपड़े का अर्थ होता है वपड़े का नहीं होता, चाय का अर्थ होता है वाय का नहीं होता। यदि ऐसे शब्द होते हैं, एक पहला शब्द सार्थक और दूसरा निरर्थक, तब होता है अव्ययीभाव समास। यहाँ पर दोनों शब्दों का अर्थ है और द्वंद्व समास यहाँ पर है, गलत और शलत। क्या यह एक ही चीज़ है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। साक्षात का मतलब है आमना सामना, सामने अग्नि देवता को उन्होंने नहीं देखा था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। तो जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया, सोचो वो कितना बड़ा आविष्कार करता है, बहुत बड़ा था वो। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। तो आग का आविष्कार करने वाला और सुई धागे का आविष्कार और उपयोग बताने वाला सबसे बड़ा आविष्कर्ता रहा है। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज़ है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, पावर, और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। इन दो आविष्कारों में हमें दो चीज़ देखने को मिली। एक तो उस व्यक्ति विशेष की जिसने आग का आविष्कार किया, उसकी वो शक्ति, उसकी वो पावर, और दूसरा वो आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में सुई धागे के उदाहरण में एक चीज़ है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो है पावर और एक है वो आविष्कार। जिस योग्यता, एबिलिटी, प्रवृत्ति, उसका जो प्रकृति है अथवा प्रेरणा के बल पर, जिस योग्यता, प्रवृत्ति होता है स्वभाव, और उसकी जो प्रेरणा है उसके बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। तो जिस भी आधार पर यह आविष्कार हुआ है वो क्या है, उस व्यक्ति विशेष की संस्कृति कहलाएगी। और उस संस्कृति के द्वारा जो आविष्कार हुआ है, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की है, उसका नाम है सभ्यता। तो आप समझ गए होंगे संस्कृति क्या है। जो आविष्कार हुआ है, सबसे पहले जो आविष्कार हुआ है वो है उसकी संस्कृति, और उस आविष्कार के बाद जो लाभ हुआ है, उसका जो उपयोग हुआ है, वह है उसकी सभ्यता। जिस व्यक्ति में पहली चीज़ जितनी अधिक और जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, परिष्कृत होता है शुद्ध, स्वच्छ, वह व्यक्ति उतना ही अधिक वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। अर्थात जिस व्यक्ति में पहली चीज़ अर्थात वो आविष्कार और उसकी वो शक्ति जितनी अधिक और जैसी परिष्कृत होगी, शुद्ध मात्रा में होगी, वह उतना ही बड़ा आविष्कर्ता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है। संस्कृत व्यक्ति क्या करता है, नई चीज़ की खोज। अर्थात जो भी व्यक्ति नई चीज़ की खोज करता है उसे हम संस्कृत व्यक्ति कहेंगे। किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति की वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से या विवेक से जिस भी नए तथ्य का दर्शन किया है ना, वही व्यक्ति वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु बिना प्रयास के ही अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, पर हम उसे संस्कृत नहीं कहला सकते। एक आधुनिक उदाहरण ले लीजिए। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। न्यूटन क्या था, संस्कृत मानव। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका आविष्कार किया। आज के युग का जो भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी है, फिजिक्स का जो विद्यार्थी है, वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम
आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा उसकी तुलना में अधिक सभ्य भले ही कह सकें, परंतु न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। आप समझ गए होंगे बात। न्यूटन के जितना हम उस विद्यार्थी को अधिक जान लेने वाले को संस्कृत नहीं कह सकते। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही होगी। भाई आग का आविष्कार क्यों हुआ? पेट की भूख को शांत करने के लिए, ज्वाला के रूप में। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण, सर्दी और गर्मी से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन भी ढका हुआ है कपड़े से, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर ये मोती भरा थाल क्या है। उसके अंदर जिज्ञासा है। आसमान को वो देख रहा है कि ये मोतियों से भरा हुआ तारों रूपी थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। मात्र पेट भरना और तन को ढकना ये संस्कृति की जननी नहीं है, ये इच्छा। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है। हमारी जो सभ्यता है वो हमें ऐसे ही कर्मशील कर्मठ व्यक्तियों से हमें मिली है। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे ही संस्कृत व्यक्तियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों विद्वानों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के ही कारण प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरुषकर्ता था। तो हमें जो ज्ञान दिया है वो ऐसा ही रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला विद्वान था, मनीषी था। भौतिक प्रेरणा, ज्ञान एप्सा, भौतिक प्रेरणा और ज्ञान की इच्छा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है वह आखिर ऐसा, आप समझ रहे हैं, दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो खुद के मुंह का कोर छोड़ देता है परोपकार के लिए, खुद की आवश्यकता को छोड़ करके दूसरे की आवश्यकता पूरी करने के लिए जो तत्पर है। जैसे रोगी बच्चे की जो माँ है रात भर बच्चे को गोद में लिए बैठी है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ने खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। रूस का भाग्य विधाता लेनिन को कहा जाता है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी डेस्क में डबल रोटी का टुकड़ा, सूखा हुआ टुकड़ा, खुद नहीं खाता था, खुद भूखा रहता था, लेकिन दूसरों को खिला देता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का सपन देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सब से बढ़कर आज ही नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। सिद्धार्थ, जिनका जो बाद में महात्मा बुद्ध बने, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इन्होंने सारा कुछ राजपाट सब कुछ छोड़ के और जो प्रजा तृष्णा के वशीभूत थी, लड़ती थी, मरती थी, कटती थी, उन मानवता के सुख के लिए इन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है, और जो योग्यता किसी महामानव के सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। तो हमारी समझ में क्या है? संस्कृति क्या है कि जो प्रेरणा हमें सुई धागे का आविष्कार करा रही है वह भी संस्कृति है, और जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी संस्कृति है, और जो योग्यता किसी महामानव से त्याग कराती है, सर्वस्व त्याग कराती है, वो भी संस्कृति है। और सभ्यता
बात करते हैं सभ्यता की, तो सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। जो परिणाम निकलेगा संस्कृति का वो कहलाएगा सभ्यता। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमन आगमन आने जाने के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, हम सब हमारी सभ्यताएं हैं। मानव की जो योग्यता उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति, तो जाहिर है हम उसे उसकी असंस्कृति ही कहेंगे, क्योंकि उसमें मानव कल्याण नहीं है। वो हमारे आत्मविनाश, खुद के विनाश का और मानव संस्कृति को नष्ट करने का जो आविष्कार है उसे हम संस्कृति कदापि नहीं कहेंगे। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्म विनाश में जुटा हुआ है उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी। संस्कृति मतलब कल्याण, और जब कल्याण की भावना समाप्त हो जाएगी तो हम उसे असंस्कृति ही कहेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा आविष्कार क्यों ना हो। और ऐसी संस्कृति का अवश्यंभावी परिणाम सभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु है। लेखक कहते हैं कि संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का हमें बोध हो रहा है, अज्ञानता का जो बोध हो रहा है, वो ना तो संस्कृति है और ना रक्षा करने योग्य वस्तु है। क्षण क्षण प्रति क्षण परिवर्तनशील होने वाले इस संसार में किसी भी चीज़ को पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा, बुद्धि और मैत्री मित्रता भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत पड़े। कोई दलबंदियों की आवश्यकता नहीं है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याण की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। अर्थात मानव संस्कृति कल्याण चाहती है, तो और मानव संस्कृति जो कल्याण चाहता है वो श्रेष्ठ ही नहीं है, वो स्थायी है, वास्तविक है, सत्य है, और वही संस्कृति है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पाठ समझ आया होगा। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। आइए प्रश्न अभ्यास की ओर चलते हैं। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? जवाब है, लेखक की दृष्टि में, उनके दृष्टिकोण में सभ्यता और संस्कृति शब्दों का प्रयोग बहुत ही मनमाने ढंग से होता है और हम इन दोनों बातों को एक ही समझते हैं कि सभ्यता और संस्कृति एक ही तो है, या एक दूसरे में हम उसको मिला देते हैं। इनके साथ अनेक विशेषण भी लग जाते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता। इन विशेषणों के कारण शब्दों का अर्थ बदलता रहता है। इन विशेषणों के कारण इन शब्दों की समझ और भी गड़बड़ा जाती है। इसी कारण लेखक इस विषय पर अपनी कोई स्थायी सोच नहीं बना पा रहे हैं। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? जवाब है, आग का आविष्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार है, क्योंकि उस समय मनुष्य में बुद्धि शक्ति का अधिक विकास नहीं हुआ था। समय की दृष्टि से ये बहुत बड़ी खोज थी। संभवतः आग की खोज का मुख्य कारण रोशनी की जरूरत, पेट की ज्वाला रही होगी। अंधेरे में जब मनुष्य कुछ नहीं देख पा रहा था तब उसे रोशनी की जरूरत महसूस हुई होगी। कच्चा मांस एवं जंगली कंदमूल का स्वाद अच्छा न लगने के कारण उसे पकाकर खाने की इच्छा से आग का आविष्कार हुआ होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? जवाब है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसमें अपनी बुद्धि तथा योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता हो। जिस व्यक्ति में किसी बुद्धि तथा योग्यता जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि तथा योग्यता जितनी अधिक मात्रा में होगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक संस्कृत होगा। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को इस विषय पर न्यूटन से अधिक सभ्य कह सकते हैं, परंतु उन्हें हम संस्कृत नहीं कह सकते। चौथा प्रश्न है, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे
कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते। आखिर क्यों? जवाब है, न्यूटन ने अपनी बुद्धि शक्ति से गुरुत्वाकर्षण के रहस्य की खोज की, इसीलिए उसे संस्कृत मानव कह सकते हैं। आज मनुष्य के पास भले ही इस विषय पर अधिक जानकारी होगी, पर उसमें वो बुद्धि शक्ति नहीं है जो न्यूटन के पास थी। वह केवल न्यूटन के द्वारा दी गई जानकारी को और आगे बढ़ा रहा है, इसलिए वह न्यूटन से अधिक सभ्य है, संस्कृत नहीं। आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? जवाब है, सुई धागे का आविष्कार शरीर को ढकने तथा सर्दियों में ठंड से बचने के उद्देश्य से हुआ होगा। आवश्यकता के अनुसार शरीर को सजाने की जरूरत महसूस हुई होगी, इसीलिए कपड़े के 2 टुकड़ों को एक करके जोड़ने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। 6ठा प्रश्न है, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, किन्हीं 2 प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। मानव संस्कृति को एक अविभाज्य वस्तु माना है, अंत में कहा है, तो किन्हीं 2 प्रसंगों का हमें उल्लेख करना है। पहला तथ्य है, मानव संस्कृति को अविभाजित करने की चेष्टाएं की गई। मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई। जवाब है, मानव संस्कृति एक है, लेकिन यदि उसे हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर देखा जाए तो काफ़ी भेदभाव है। मनुष्य का ये स्वाभाविक गुण है, वह जिस संस्कृति का पक्षधर होता है उसको महान बताना चाहता है और उसकी श्रेष्ठताओं और उपलब्धियों को याद रखना चाहता है। उदाहरण के लिए वर्ण व्यवस्था के नाम पर मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती हैं। धर्म के नाम पर भी मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती हैं, जिसका परिणाम हम हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान नामक 2 देशों के रूप में देखते हैं। दूसरा कथन है, जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। जवाब है, मानव संस्कृति एक है। इसी बड़ी सोच के आधार पर हिंदू मुस्लिम का भेद त्याग कर हमारे महापुरुषों एवं मनीषियों ने, बुद्धिमानों ने सभी संस्कृतियों की अच्छी चीज़ों को खुले मन से अपनाया। त्याग संस्कृति का श्रेष्ठ गुण है। और इसी प्रकार रस खान ने कृष्ण का गुणगान किया तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बालाजी का आशीर्वाद लिया। संसार के मजदूरों को सुखी देखने के लिए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया और सिद्धार्थ ने अपना घर केवल मानव कल्याण के लिए छोड़ दिया। तो ये उदाहरण है मानव सभ्यता के। 7वां प्रश्न है, आशय स्पष्ट करना है, हमें इनका भाव बताना है। प्रश्न है, मानव की जो योग्यता उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। भाई, जिससे मानव का विनाश हो, आत्म विनाश हो, तो ऐसा जो आविष्कार है वो उसे हम संस्कृति कहें या सभ्यता, उसे हम संस्कृति कहें या असंस्कृति। तो जवाब है, मानव हमेशा से ही अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित रहा है, इसलिए उसने मानव हित और आत्महित की दृष्टि से अनेकों आविष्कार किए हैं। यह आविष्कार जब मानव कल्याण की भावना से जुड़ जाता है तो हम उसे संस्कृति कहते हैं। जब मानव की आविष्कार करने की योग्यता, भावना और प्रेरणा और प्रवृत्ति का उपयोग विनाश करने के लिए किया जाता है, तब यह असंस्कृति बन जाती है। ऐसी भावनाओं को हम संस्कृति कदापि नहीं कह सकते। 8वां प्रश्न है, लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। जवाब है, जैसा कि लेखक ने कहा है कि आज सभ्यता और संस्कृति का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। मानव के रहन सहन का तरीका सभ्यता के अंतर्गत आता है। संस्कृति जीवन का चिंतन और कलात्मक सृजन है जो जीवन को समृद्ध बनाती है। सभ्यता को संस्कृति का विकसित रूप भी कह सकते हैं। अतः हमारे विचार से संस्कृति आंतरिक वस्तु है और सभ्यता बाहरी। संस्कृति आंतरिक वस्तु है और सभ्यता बाहरी वस्तु है। अंतिम 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित सामासिक पदों का विग्रह करके समास का भेद भी लिखिए। सही गलत।
यहाँ है गलत सलत, आत्म विनाश, महामानव, पद दलित, हिंदू मुस्लिम, यथोचित, सप्तऋषि, सुलोचना। जवाब देखिए, गलत सलत अर्थात गलत और सलत, गलत और सही, यहाँ द्वंद्व समास है क्योंकि दोनों पद प्रधान है। महामानव, महान है जो मानव, मानव कैसा है, महान, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। समास के 6 भेद होते हैं, व्याकरण वाले टॉपिक में हम अलग से पढ़ाएंगे। तीसरा है हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास है। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है, तो 7 ऋषियों का समूह द्विगु समास है। आत्म विनाश, आत्म आत्मा का विनाश, कारक विभक्तियों का जहाँ लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। पद दलित, पद से दलित, से कारक विभक्ति है, तत्पुरुष समास है। यथोचित, जो उचित हो, यथा यहाँ पर अव्यय है तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। सुलोचना, सु माने सुंदर, लोचन, सुंदर लोचन है जिसके, यहाँ पर लोचन कैसे हैं, सुंदर, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, माध्यमिक परीक्षा 2023, माध्यमिक परीक्षा 23 में सप्रसंग व्याख्या से संबंधित ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया था, इसकी हमने यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या की है। आइए निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याण कर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है। जवाब है इसका, सबसे पहले हम व्याख्या के लिए संदर्भ लिखते हैं, अर्थात उसका संदर्भ देते हैं। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के संस्कृति शीर्षक निबंध से लिया गया है और इसके लेखक भदंत आनंद कौशल्यायन हैं। इतनी बात हमें संदर्भ में लिखनी होती है। उसके बाद प्रसंग लिखते हैं कि ये प्रसंग कहाँ का है। लेखक ने संस्कृति और सभ्यता के अंतर को स्पष्ट करते हुए उनसे जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों को सुलझाने की प्रेरणा दी है। साथ ही मानव संस्कृति को एक अविभाज्य वस्तु और कल्याण का अंश माना है। इसके बाद हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या में प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने संस्कृति के बारे में बताया है कि संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, अर्थात जिस अज्ञानता का बोध होता है, वह न तो संस्कृति है और न रक्षा करने योग्य वस्तु, अर्थात संस्कृति तो कल्याणकारी होती है। इस परिवर्तनशील संसार में किसी भी चीज़ को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता, अर्थात समय के अनुसार हर चीज़ परिवर्तनशील है। मानव ने जब जब प्रज्ञा अर्थात बुद्धि और मित्रता भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत हो। मानव संस्कृति तो एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकारी की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं अपितु स्थायी भी है। इस तरह से व्याख्या करनी होती है। विशेष भी हम लिख सकते हैं भाषा शैली के बारे में, कुछ विशेष विचारों के बारे में। तो यहाँ हमारा यह अध्याय पूर्ण होता है। इतिश्री। वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।